देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, दीर्घकृत अवधान को न्यूरोदैहिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो सबसे पहले न्यूरोदैहिक सिद्धांत क्या है ये तो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि न्यूरोदैहिक सिद्धांत आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और न्यूरोदैहिक सबसे पहले कोई भी सिद्धांत है दीर्घकृत अवधान के, तो इसके मुख्य रूप से 5 जो है वो सिद्धांत है, जिसमें प्रत्याशा सिद्धांत, जेरिसन का सिद्धांत, संकेत पहचान सिद्धांत, उत्तेजन का सिद्धांत और अभ्यसन सिद्धांत। इसमें से जो प्रथम 3 है, प्रत्याशा सिद्धांत, जेरिसन का सिद्धांत और संकेत पहचान सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। और उत्तेजन सिद्धांत और अभ्यसन सिद्धांत जो हैं ये न्यूरोदैहिक सिद्धांत कहे जाते हैं। तो हमें न्यूरोदैहिक सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो आइए और इसके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं उत्तेजन सिद्धांत को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोदैहिक सिद्धांत। न्यूरो मतलब मस्तिष्क। उत्तेजन सिद्धांत जिसे सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है में दीर्घकृत अवधान की व्याख्या न्यूरोदैहिक सबूतों के रूप में की गई है। इन सबूतों का आधार हेब का योगदान है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संवेदी निवेश के मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला तो यह कि इस तरह के संवेदी निवेश में से मस्तिष्क के वातावरण के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। दूसरा कि यह कि इससे मस्तिष्क में कुछ अस्पष्ट एवं विस्तृत क्रियाएं होती हैं, जिनसे सतर्कता के स्तर में वृद्धि होकर मस्तिष्कीय संचरण होती है। उत्तेजन सिद्धांत के अनुसार दीर्घकृत अवधान या निगरानी में रेक्टिकल परफॉर्मेंस यानी आरएएस की विशेष भूमिका होती है। आरएएस मस्तिष्क की एक जालीनुमा संरचना होती है जो सुषुम्ना के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर थैलेमस तक फैला होता है। जब संवेदी निवेश सुषुम्ना होते हुए आरएएस में पहुंचते हैं तो इसमें प्रमस्तिष्कीय वक्ल के पूरे क्षेत्र में आयोगों का सृजन एक विस्तृत पैमाने पर होता है, जिसमें व्यक्ति में उत्तेजन या सतर्कता का एक सामान्य स्तर का निर्माण होता है। आरएएस इस संपूर्ण कार्य को चित्र में दिखलाया गया। आरएएस के इस कार्य का प्रयोगात्मक समर्थन कई अध्ययनों में हुआ है। आइए और अब हम इसके आलोचनात्मक पहलू को देखते हैं। आलोचनात्मक पहलू, उत्तेजन सिद्धांत के कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता काफ़ी सीमित रह गई है। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। पहला है किस प्रकार का बाह्य उत्तेजन तथा कितनी मात्रा में ऐसी उत्तेजना दी जाए जिससे कि निगरानी कार्य दीर्घकृत अवधान के दौरान व्यक्ति का निष्पादन श्रेष्ठ बना रहे, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरा है जेरिसन तथा ब्रॉडबेंट ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया कि इस सिद्धांत में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया अमुक तरह के प्रयोगात्मक तोड़ जोड़ बतलाया गया। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट तोड़ जोड़ से निगरानी कार्य निष्पादन में परिवर्तन की दिशा क्या होगी। जैसे आरएएस को यदि किसी उद्दीपक की 80% तीव्रता से उत्तेजित की जाए तो क्या इससे निगरानी कार्य का निष्पादन उस परिस्थिति की तुलना में दोगुना हो जाएगा जब आरएएस को उसी उद्दीपक के 40% तीव्रता से उत्तेजित किया जाता है। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हमें इस सिद्धांत से नहीं मिलता है। कई प्रयोगों में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सिद्धांत में व्यस्त असंगतता का पता चलता है। जैसे डेवनपोर्ट तथा टेलिनो तथा फिशर ने अपने प्रयोगों में यह पाया है कि हल्के ढंग से उत्तेजित होने पर निगरानी निष्पादन में वृद्धि हो जाती है, परंतु जोन्स ने अपने अध्ययन में पाया इस तरह के हल्का उत्तेजन से निगरानी निष्पादन में कमी आ जाती है। एलुइसित एवं हॉल ने अपने अध्ययन में भी चौंकाने वाला तथ्य पाया है। वह यह है कि अत्यधिक उत्तेजन अवस्था उत्पन्न कर देने पर निगरानी निष्पादन में तीव्र ह्रास होता है। इन सभी प्रयोगात्मक असंगतताओं की व्याख्या
उत्तेजन सिद्धांत करने में निश्चित रूप से असमर्थ है। इन कठिनाइयों या आलोचनाओं के बावजूद भी लोगों को ये इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इसमें आरएस तथा उत्तेजन स्तर का संबंध निगरानी कार्य एवं दीर्घकृत कार्य के निष्पादन से जोड़ा गया है। इस सिद्धांत और इसके बाद आता है हमारा अभ्यसन सिद्धांत। पहला न्यूरोदैहिक सिद्धांत में क्या था? उत्तेजन सिद्धांत, और दूसरा है अभ्यसन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आधार न्यूरोदैहिक क्रियाएं तथा इसका प्रतिपादन एक महिला मनोवैज्ञानिक जेन मैकबर्थ द्वारा किया गया। इन्होंने निगरानी कार्य एवं दीर्घकृत कार्य की व्याख्या अभ्यसन के माध्यम से किया है। प्रश्न यह उठता है कि अभ्यसन क्या है? अभ्यसन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसके कारण किसी एक ही उद्दीपक के बार बार व्यक्ति के सामने आने से तंत्रिकीय अनुक्रियाशीलता में उत्तरोत्तर कमी आ जाती है। सामान्यतः जब उद्दीपक पैटर्न की आवृत्ति अधिक होती है तो तंत्रिकीय अभ्यसन की मात्रा भी अधिक होती है। अभ्यसन थकान से इस अर्थ में भिन्न होता है जब उद्दीपक पैटर्न गुणात्मक, परिमाणात्मक एवं सामयिक परिवर्तन होता है तो इसमें अब अनाभ्यसन की प्रक्रिया होने लगती है तथा अनुक्रियाशीलता की अचानक पुनः उपस्थिति हो जाती है। मैकवर्थ के अनुसार अभ्यसन अवरोध की एक सक्रिय प्रक्रिया है और अनियमित संकेतों की तुलना में नियमित संकेतों के साथ अभ्यसन का विकास तेजी से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जब उद्दीपक पैटर्न नियमित होती है तो अभ्यसन का विकास उस परिस्थिति की तुलना में तेजी से होता है जब उद्दीपक पैटर्न क्या होता है? अनियमित होता है। अभ्यसन सिद्धांत की सत्यता की जांच के लिए कुछ प्रयोग किए गए तथा इनके पूर्व कथन की प्रयोगात्मक जांच की गई है। सिडले ने इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ तथ्य पाए। उन्होंने अपने अध्ययन में GSR के प्रति तीव्र अभ्यसन दिखलाया गया तथा उनके निगरानी कार्य में उन प्रयोज्य के निगरानी कार्य की तुलना में अधिक ह्रास आया जिन्हें GSR के प्रति मंद अभ्यसन दिखलाया गया। फिर भी कुछ ऐसे प्रयोगात्मक तथ्य सामने आए हैं जिनसे अभ्यसन सिद्धांत की आलोचना होती है क्योंकि सिद्धांत के पूर्व कथन को इनसे प्रयोगात्मक समर्थन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रयोगात्मक तथ्य हैं जो अभ्यसन सिद्धांत के विरुद्ध हो जाते हैं। इसमें पहला है लिस्पर एवं टर्नरोस ने अपने अध्ययन में पाया कि जब विवेचित संकेत अनियमित होता है या इससे अनियमित बना दिया जाता है तो दीर्घकृत अवधान कार्य ह्रास उस उपस्थिति की तुलना में अधिक होती है जिसमें विवेचित संकेतों की उपस्थिति नियमित होती है। लिस्पर एवं टर्नरोस का यह प्रयोगात्मक तथा मैकवर्थ द्वारा किया गया दावा विपरीत है। दूसरा है क्रूलेविज, वार्म तथा वो ने एक प्रयोग कर अभ्यसन सिद्धांत के दूसरे पूर्व कथन की सत्यता का जांच किया। इन्होंने निगरानी के दौरान पृष्ठभूमि घटना दर को दो दिशा में परिवर्तित किया, मंद से तीव्र तथा तीव्र से मंद। अभ्यसन सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक पैटर्न में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से अभ्यसन की मात्रा कमती है, फलस्वरूप निष्पादन में शिष्टता आती है। पूर्व कथन के अनुकूल प्रयोज्यों में निगरानी कार्य में उत्कृष्टता आनी चाहिए, चाहे परिवर्तन की दिशा किसी और क्यों न हो। इस प्रयोग के परिणाम में मॉडल के पूर्व कथन के विपरीत पाया तथा मंद से तीव्र दिशा में परिवर्तन होने पर प्रयोज्यों की निगरानी निष्पादन में ह्रास आया। तीव्र से मंद दिशा में परिवर्तन होने पर प्रयोज्यों के निष्पादन कार्य में थोड़ी उत्कृष्टता अवश्य आई, परंतु 20 मिनट तक इस परिवर्तित दिशा में कार्य अनुभव करने के बाद स्पष्ट हुआ कि क्रूलेविज वार्म प्रयोग से भी अभ्यसन सिद्धांत के प्रयोगात्मक समर्थन नहीं दिखता है। अतः हम मान सकते हैं कि अभ्यसन सिद्धांत के विरोध में यदि कुछ प्रयोगात्मक सबूत है, फिर भी मैकवर्थ ने इस सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी पसंद आया है क्योंकि इसमें दीर्घकृत अवधान की व्याख्या तंत्रिकीय अवरोध के रूप में वैज्ञानिक ढंग से